So we are just connecting, and let me see if we are live as well. क्या हम लाइव हो चुके हैं? 12 लोग हो गए सर. Okay, recording शुरू हो गई है. Okay, now we are currently live on 2 platforms, Facebook and YouTube of Legal Help Wale, Legal Help India, and Legal Rights Organize. नमस्कार सभी को प्रणाम. मैं आदित्य खन्ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड बिजनेस कंसल्टेंट, आप सभी का रविवार को स्वागत करता हूं लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के इस लीगल व्यू एंड वे फॉरवर्ड वे फार्मर्स एक्ट 2020 पे डिस्कशन के लिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा माननीय श्री अजय शर्मा जी का, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट. उनको मैं मंच में आमंत्रण करना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य और जी. स्वागत करना चाहूँगा. जी, धन्यवाद अजय जी. अब मैं बहुत बहुत माननीय धन्यवाद आदित्य जी. जी 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 प्लीज. जी भाई साहब, धन्यवाद. मैं अब माननीय एडवोकेट श्री संदीप कालिया मैं जी, शुरुआत करूं? प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट जी. दिल्ली, उन्हें मैं मंच में आमंत्रण करना चाहूँगा और चाहूँगा कि चंद शब्द कहें. सर अनम्यूट कर लीजिए. नमस्कार, मैं संदीप कालिया. मैं सोचता हूँ आप सबको इंट्रोड्यूस कर लें, उसके बाद कुछ बोला जाए. ठीक है सर. आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर एंड मैं श्रीमती शारदा चतुर्वेदी जी को मंच में आमंत्रण करना चाहूँगा. वरिष्ठ सोशल वर्कर और विमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन में उन्होंने बहुत समाज सेवा करी है. तो मंच पे आपका आमंत्रण. मैम अनम्यूट कर लीजिए. ओके, धन्यवाद आदित्य जी. आप सभी का बहुत बहुत एक धन्यवाद एवं स्वागत है इस कार्यक्रम में. मैं शारदा चतुर्वेदी, समाज सेविका. मूल रूप से मैं बच्चियों के लिए, बहनों के लिए जो कि प्रताड़ना से बहुत ज्यादा गुजरती हैं, उनके लिए मैं काम करती हूँ. और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटर की मैं सदस्य भी हूँ. और वो एक ऐसा मंच है जहाँ पे ऐसा केंद्र है जहाँ पे बहनों को बहुत ही सुलभ तरीके से न्याय मिलता है, बहुत सही तरीके से न्याय मिलता है. और विभिन्न क्षेत्रों में मैं कार्य करते हुए LRO से जुड़ी हूँ, ताकि मैं इस मंच के द्वारा, कानूनी अधिकार संगठन के द्वारा, मैं बहनों को, अपने भाइयों को, अपने समाज के विभिन्न वर्गों तक कानूनी अधिकार क्या होते हैं एक सामान्य नागरिक के, उनको मैं बताऊं. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच से जुड़ के उन लोगों तक पहुंच पाती हूं जिन तक कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, जटिलताएं हैं, जो कि आम नागरिक नहीं समझ पाता, उन तक मैं वो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद मैम चंद शब्द के लिए. मैं अब आगे मंच पे आदरणीय एडवोकेट चंदा बाबू सक्सेना जी को आमंत्रण करना चाहूँगा. एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंट लीगल कंसल्टेंट. सर अनम्यूट कर लीजिए, मंच आपका है. चंद शब्द के लिए. सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, मेरे साथियों को नमस्कार. मैं चंदा बाबू सक्सेना, दिल्ली यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ. सिविल लीगल दोनों की लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ. समाज के वंचित लोगों को लीगल सहायता पहुंचाने के लिए लीगल के अलावा इस जैसे अभी मैडम शारदा चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे सामने यदि किसी भी किस्म की कोई समस्या आती है और हम उसमें कोई हेल्प कर सकते हैं,
तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि उसकी हेल्प की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट चंद्रबाबू सक्सेना जी। मैं अब मंच में आमंत्रण करना चाहूंगा को फाउंडर लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट श्रीमती रीना राव जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग। मैम अनम्यूट कर लीजिए चंद शब्द। नमस्कार, मैं रीना राव और मैं लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि हम एक एक आदमी को गांव जा जाकर उनको उनके राइट से अवगत कराएं, और ये हम लोगों ने सारे जितने भी यहाँ पर हैं सबने जुड़कर गांव में अब कोविड की वजह से ये हमारा कार्य थोड़ा सा कम हो गया है। अदरवाइज हर महीने एक बार हम लोग किसी भी गांव को लेते थे और वहाँ के जो पीड़ित लोग थे, चाहे वो महिला हैं जो अपने जिनको राइट्स नहीं पता, चाहे वो रूरल विलेजर्स हैं जिनको राइट्स नहीं पता, हम उनको उनके राइट्स को बताते थे ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं बिल्डर बायर डिस्प्यूट का काफी देखती हूँ और पीड़ित महिलाओं का भी काफी चलता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं अब मंच पे माननीय फाउंडर एडवोकेट श्री रणपाल अवान जी को मंच पे आमंत्रण करना चाहूंगा। लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। भाई साहब मंच आपका। धन्यवाद आदित्य जी। जैसे कि एलआरओ के विषय में आपने बताया, सभी एलआरओ के मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। एलआरओ वो कार्य करता है जो नोएडा से लेके स्टार्ट किया। आज हम इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को निःशुल्क कानूनी जागरूकता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनकी मदद की जाए, कैसे प्रताड़ित लोगों को समझाया जाए। अभी जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है और बहुत पूरे देश में हो हल्ला हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको जबरदस्त कवरेज कर रही है। आखिर ऐसी क्या बात आ गई, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई, क्या लीगल फैक्ट है इसमें, इन सब चीजों को लेके आज जो लीगल व्यूज एंड वे फॉरवर्ड फार्मर्स एक्ट 2020 के लिए जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इसमें सभी लोगों को लीगल फैक्ट और उसमें क्या अच्छा हो सकता है और किसानों का किस प्रकार से हम उस पर जा सकते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है उन सब विचारों पे आज डिस्कशन करेंगे। जी धन्यवाद रणपाल जी मंच में समय देने के लिए। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच का संचालन आदरणीय अजय शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्हें मैं देना चाहूँगा कि वो आए, मंच का संचालन करें और फार्मर्स एक्ट 2020 के डिस्कशन की स्टार्ट करें। अजय जी मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आज लगभग 32 दिन हो चुके हैं और किसान आंदोलन वहीं की वहीं पर है और किसान जो है सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार भी दिखाई देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिल जिसे हम एक्ट कह रहे हैं, एक्ट जो है वापस हो जाए और सरकार संशोधन चाहती है। शुरू में जिन पॉइंट्स पर संशोधन की बातचीत हुई थी उस पर सरकार राजी है। 5 पॉइंट्स पर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद बीच में बात निकल कर आई कि इस एक्ट को वापस ले लिया जाए और यस और नो में आंसर मांगा गया। आज जो है 32वें दिन आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उसमें शायद कुछ ही न्यूज चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इसके लीगल पॉइंट पे डिस्कस किया है। अभी तक जितनी भी हमने इसमें डिस्कशन सुनी है और देखी है वो सभी पॉलिटिकल एंगल पे ज्यादा हो रही हैं और अधिकारों को लेकर ज्यादा हो रही हैं, लेकिन इसका लीगल पॉइंट क्या है, इसका लीगल ग्राउंड क्या है, ये अभी तक इस पे किसी ने ठोस चर्चा नहीं की है। क्योंकि जब ये बिल लाया गया अध्यादेश के थ्रू और जिस तरीके से सभा में इसको जो है पास कराया गया, सेलेक्ट कमेटी को ना भेजकर उपसभापति से इसको पास करा दिया गया, उसके बाद जब ये वापस ग्राउंड पर आया तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध ये शुरू हो जो हमने सभी 32 दिनों में देखा। लेकिन आज यदि हम इसको लीगल ग्राउंड पर समझने की कोशिश करते हैं
तो आखिरकार इसमें कमी कहाँ है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, लोगों ने दलीलें दी कि ये स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, क्योंकि वाणिज्य और ट्रेड और कृषि जो है राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून कैसे बनाया, क्यों बनाया, वो कौन सा क्लॉज है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जहां तक मुझे याद है 1954 में जब उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसके अंदर एक संशोधन किया और उसके एक पावर ली कि केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है। तो लड़ाई सिर्फ जो है राज्य वर्सेस केंद्र है, वो हमें समझना है, और लीगल ग्राउंड पर ये कहां तक सॉलिड है, और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी तो कितने दिन तक या कितने घंटे में ये मामला सॉल्व हो जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रीना राव जी से को इस पर लेकर आना चाहता हूँ चर्चा के अंदर। क्या वाकई ये कानून जो बनाया गया है, क्या ये वाकई जो है लीगल ग्राउंड पर कमजोर है? आपको लगता है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगा या गिर जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, पर मेरा मानना ये है कि ये जैसे बिल लेकर आए हैं, इसमें खामियां तो हैं, पर इम्प्लीमेंट अभी कहीं पर प्रॉपरली नहीं हुआ है। आप बिहार में देख लीजिए, किसान को क्या चाहिए? बेसिकली किसान को ये चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक एमएसपी का जो मेन मुद्दा है, एमएसपी फिक्स्ड होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट बोलती है। वो इस बिल में नहीं है, तो वो होना एक जरूरी है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज में से आपने एसेंशियल कमोडिटीज हटा दिया और होर्डिंग का कर दिया। होर्डिंग क्यों स्टॉप करी थी? होर्डिंग इसलिए स्टॉप करी थी कि लोग इसको ब्लैक मार्केटिंग नहीं करें। तो ब्लैक मार्केटिंग होने का मुझे लगता है कि काफी अंदेशा है आगे टाइम पर। ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि चेंजेस तो लाने पड़ते हैं, और चेंजेस लाने के बाद इसमें एक रेवोल्यूशन आता है, बट उसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किसान को फायदा करेगा ये कहना बहुत ही कठिन है। क्योंकि किसी भी, आप महाराष्ट्र में आप एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र में दूध का सप्लाई हो रहा था। अभी कोविड टाइम में क्या है, किसानों से 17 रुपए और 30 रुपए से जो दूध मिल्क सप्लायर्स हैं वो पैकेट दे रहे हैं 17 रुपए का आफ्टर कोविड, और वहां पे बिक रहा है 48 और 60 रुपीज का। तो ये तो किसानों के साथ नाइंसाफी है। तो जो प्राइस का फिक्सेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी किसान। किसानों को क्या मिलता है कि उनको अपना जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो भी नहीं मिल पाता। कल आपने अग्रीमेंट कर दिया, पर अग्रीमेंट हवा में है। आप अग्रीमेंट कॉर्पोरेट के साथ करोगे तो किसान के साथ। देखिए, ये जो एक एंडलेस डिस्कशन हो जाएगा। मैं जो समझना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा कि कानून बनाने का अधिकार जो राज्यों के पास होता है, जैसे ट्रेड की हम बात करते हैं, कॉमर्स की हम बात करते हैं, और जो कृषि से संबंधित जो भी है वो राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो लड़ाई वहीं पर है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स आता है वो खत्म हो जाएगा, आड़ती का जो टैक्स है वो खत्म हो जाएगा। तो आखिरकार जो लड़ाई है, जैसे पंजाब इसका विरोध कर रहा है, या फिर जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो इसका विरोध कर रही है, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां इसका विरोध नहीं हो रहा है। तो हम तो समझ रहे हैं इसको कि राज्य सरकारें जो है सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि सेंटर से आया है। इसको मैं बंगाल की राजनीति से भी जोड़ के देख रहा हूँ। जिस तरीके से बंगाल के कुछ अधिकारियों को जो है दिल्ली बुलाया डेपुटेशन पर, ममता बनर्जी ने मना कर दिया। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों की या उसकी बात हो रही है। यहाँ पर हम लीगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये नियम आया, उसके बाद इस कानून के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अंदर कुछ कानून बना सकती है। तो यहाँ पर वही हुआ है। तो जो 1954 में जो सुधार किया गया, संशोधन किया गया, और उसके बाद एक अधिकार आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, दे सकती है उसको। जो एक जो प्रक्रिया है, जो लागू हुआ, जो प्रक्रिया के तहत पास हुआ संसद में, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई एक कानून इस तरीके का है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको एक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार है? जो ये चैलेंज है इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम चर्चा करें। और जिस तरह से कहा जा रहा है इसको काला कानून है, ये गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था,
इसमें खामियां हैं। खामियों के लिए तो 5 पॉइंट्स पर सरकार तैयार है, तो लीगल पॉइंट्स पर ये कितना सॉलिड है कानून, जो मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप जैसे विद्वान पे पैनल से, तो इस पर थोड़ा मैं रोशनी डालें। जिस तरह से जो मेरी थोड़ी सी जानकारी है कि जो एंट्री 33 है, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अधिकार मिला कि उसके अंदर बदलाव कर सकती है, उस पर थोड़ा सा आप मुझे बताने की कोशिश करें, जिससे दर्शकों को पता चले आखिरकार ये कानून है क्या। इसको इसमें ये आप बोलो। बोलो जी कालिया जी होता है, एडवोकेट संदीप कालिया जी। इसको अगर हम केवल प्योरली कानून के हिसाब से देखें, प्योरली कानून, जी तो कानून ये है कि जिसमें प्योरली कानून के साथ एग्रीकल्चर का ज्यादा जो पोर्शन है वो स्टेट के पावर्स में दिया हुआ है। सेंट्रल के पावर्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें बहुत कम रखी गई हैं, और कहा जाए तो अगर 100 चीजें होती हैं तो 10% आप मानिए कि सेंट्रल के पास है, और 90 चीजें जो हैं वो स्टेट के पास रखी गई हैं। उसकी पॉलिसी बनाना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट होना है, किस चीज को ग्रोथ देनी है, किस चीज को ग्रोथ नहीं देनी है, ये सारा जो है ये बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये स्टेट के पास दे दिया गया था, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना एग्रीकल्चर का अपना एक लिमिटेशन है, और हर स्टेट की एक अपनी ग्रोथ है कि पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत होती है। महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है, तो अगर पंजाब वाला है शायद प्याज उतना ना उगाए, या उसके पंजाब में अगर गेहूं ज्यादा होता है तो हो सकता है धान जो बंगाल में ज्यादा होता है। तो इसको क्योंकि वो लैंड और उस स्टेट और उसका टेम्परेचर और उससे रिलेटेड है, तो इसलिए भी एक रीजन हो सकता है जो स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई। लेकिन इसको कंट्रोल जो फाइनल जो कंट्रोल, जैसे कहते हैं ना कि एक तो मोटा मोटा सारा कंट्रोल स्टेट्स के पास चला गया, एक बेसिक कंट्रोल, लेकिन सारे को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल के पास भी कुछ पावर्स हैं। और जो ये तीनों कानून लाए गए हैं, इन तीनों कानूनों में जो जैसे कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट वाला बहुत पतली लाइन है, और जो कानून के विशेषज्ञ हैं उन्होंने उस लाइन को अच्छे से मेंटेन किया है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा भी तो मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा देर स्टे करेगा, और वहां ये ढह जाना चाहिए। इसको गिराना जो चाह रहे हैं वो शायद ना गिरा पाए, और ये तीनों लॉज स्टे कर जाएंगे। लेकिन अब ये अगर हम ये देखें कि इसमें कौन कौन से स्टे हो जाते हैं तो क्या क्या किसानों के नुकसान में है, तो हाँ इसमें तीनों में कुछ थोड़ा सा, या कहूँ तो ये 30% के आसपास किसानों के फेवर में नहीं भी हैं तीनों कानून। और तीनों कानून में से एक कानून, मेरा अपना विचार ये मेरा पर्सनल विचार है कि उसको तो हटा ही देना चाहिए। मेरे ख्याल से रीना जी भी इसमें मेरे साथ एग्री करेंगी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से कुछ आइटम्स को हटाया गया है, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो पूरा का पूरा ही हटा देना चाहिए। बेसिकली 3 उसमें या 4 वो हैं पॉइंट्स, वो चारों के चारों ना किसान के फेवर में है और ना ही वो पब्लिक के फेवर में है। एज नेशन, एज अ सिटीजन फेवर में नहीं है। और मेरे हिसाब से एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा रद्द कर देना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्रिएट दिस एक्ट ओनली अंडर आर्टिकल 249. So that is in national interest, and this is not in national interest. This essential commodity का जो हुआ है, it is not in national interest. Essential commodity इंटरेस्ट नहीं है, वो उसमें गलतियां बहुत हैं। उसमें just because वो बनाया है, बनाना will stay. मतलब as far as legal points देखें तो they can make this act, and if they have removed something or they have added something, they can do it, but they should not do it. मेरा व्यू ये है कि एक्ट को हटा देना चाहिए, अमेंडमेंट हटा देना चाहिए। They should not carry with this amendment. They can make this, but they should not.
राधा। No, but if Sandeep, I fail to understand one thing. If it is a national interest, where is the national interest in that? बिल के अंदर कुछ खामियां हैं, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, आप दोनों मानते हैं बिल के अंदर कुछ खामियां हैं, और जहां तक मेरी जानकारी में उन खामियों को दूर करने के लिए या उस पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। संशोधन की भी उसने जो है कहा है कि कुछ पॉइंट्स को उन्होंने संशोधन होगा, तो ठीक है, संशोधन हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बिल को खारिज कर देना, एक्ट को खारिज कर देना, ये कहाँ तक एक न्याय संगत है, तर्क संगत है, मैं थोड़ा उसको समझना चाहूंगा। शारदा जी, आप जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, थोड़ी सी राजनीति में भी आप अच्छी खासी दखल रखती हैं, तो आपके एंगल से क्या ये सही है किसान जो इसको पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, इसको वापस ले लीजिए, संशोधन की बात नहीं करना चाहते, और 29 तारीख से फिर वो जो है इसके ऊपर 29 तारीख को एक बातचीत होने वाली है भारत सरकार के साथ किसानों की, 29 दिसंबर को बातचीत होगी और उसके बाद ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। यदि ये तो आप 29 तारीख से पहले किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं इसके अंदर? देखिए, एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण अगर मैं अपना रखूं तो मैं ये पाती हूं कि देखिए, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यहाँ पे अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उस प्रदर्शन में मैं इस वक्त में सुन नहीं पा अगर रहा हूं। अब मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। अजय जी, तो एक राजनीतिक और सामाजिक अगर मैं अपना दृष्टिकोण रखना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष और अपना अधिकार रखने का अधिकार है। तो अगर यहाँ पे कुछ खूबियां हैं तो खामियां भी हैं। कोई भी चीज का दो पहलू होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हर चीज का पहलू होता है। तो यहाँ पे जो विरोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई एमएसपी नहीं लागू किया गया है, एमएसपी तो हटाया ही नहीं गया, तो लागू करने की बात ही नहीं है। तो एमएसपी है, आज भी हटाया नहीं गया है, ये बार-बार इन लोगों को समझाया कानून बना दीजिए। आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? पॉलिटिकल मन से कही गई किसी भी बात पर यकीन करने के लिए किसान तैयार नहीं है। पॉलिटिकल मन से कही एमएसपी का क्या है? एमएसपी सिर्फ जो सरकारी उस पे लागू होगा। सरकारी उस पे सिर्फ 6% होता है, बाकी 94% पे आप क्या करोगे? प्राइवेट वालों के साथ आपका एमएसपी कैसे होगा? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देन, एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान हार जाएगा। किसान विल नॉट इवन बी एबल टू गेट अपना जो उनका प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। देखिए रीना दी, ये डर है। ओके, तो इसी के लिए अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में एक मुद्दा हम लोग ये रख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक तो किसान आयोग का गठन किया जाए। जिस तरह से हर आयोग का एक गठन होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसानों के पक्ष में या किसानों के पक्ष को रखने के लिए एक ऐसा आयोग का गठन किया जाए जहां पे वो उसको जो दिक्कतें आती हैं किसी भी प्रकार की, देखिए हर किसान बहुत अमीर नहीं होता है, उसको बहुत सारी दिक्कतों के साथ में अपनी खेती को आगे लेके अपने प्रोडक्ट को लेके बाजार में लेके आना पड़ता है। वो फिर जब अपने अनाज को लेके मंडियों में जाता है तो वहां बिचौलियों से सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों तक उसके अपने भाव नहीं मिल पाते हैं, वो अपने सामान को बेच नहीं पाता है, जिसके चक्कर एक तो वो इंतजार करता है कि मेरी फसलें पके, तो वो एक तो मौसम की मार से बचता कैसे भी अपने प्रोडक्ट को निकाल के लेके आता है। तो एक तरह से हम लोग अगर मैं एक समाज सेवी होने के नाते एक पक्ष ये रखना चाहूंगी किसानों के लिए कि उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, देखिए हर प्रदेश की अपनी एक भौगोलिक स्थितियां होती हैं, उस भौगोलिक स्थितियों के अनुसार हर प्रदेश की अपनी एक प्रोडक्ट होता है कि वहां क्या उपजाऊ स्थिति है, किस चीज को की स्थिति बनती है उपजाऊ होने के लिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनके क्या अधिकार हैं, वो कहाँ बेच सकते हैं, और अगर उनको लीगल चीजें अगर अवरोध करता है, लीगल राइट्स उनको मालूम नहीं होते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं मालूम होती है, तो वो उस जगह पे उस चीज की ट्रेनिंग के लिए इन लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर खुलने चाहिए किसान के लिए, हर गांव में, हर जिले में। नहीं, एक ये जो कोर्ट सिविल कोर्ट का राइट नहीं दिया, ये तो बहुत ही बड़ी खामी है। आप सबको पता है, रेरा का भी आप सबको पता है कि कैसे चल के कितने ऑर्डर्स आ गए, बट कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है ये इट इज वेरी बहुत ही दुखदायक है। हर सेक्टर में ही खामियां हैं। इसलिए सिविल कोर्ट का आना बहुत जरूरी है।
राइट्स ऑफ फार्मर्स टू गो टू कोर्ट फॉर देयर राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज उनको राइट नहीं मिलेगा, उनको तो बहुत उसी फाइट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, या तो आप किसान आयोग का गठन कर दीजिए, या हर जिले में हर गांव में एक सेंटर की स्थापना करिए जहां पे उनको अपने अधिकारों की सूचना रहे। किसान आयोग होना चाहिए, अच्छी बात है, वो एक फ्यूचर का सब्जेक्ट है डिस्कस का, उस पर भी बातचीत होगी। फिलहाल जो मामले की सुनवाई जो है चीफ और यहाँ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम की संपीठ कर रही है। मैं इसमें जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और एक कमेटी की गठन की बात हो रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं एडवोकेट चंद्र बाबू सक्सेना जी? मैं आपसे देख रहा हूँ, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी जी, देखिए ऐसा है कि कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकता है। अगर किसी को कानून पसंद नहीं आ रहा तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये अधिकार है ही कि अगर कानून में खामियां है या समाज के या किसान के एक बड़े तबके के खिलाफ जा रहा है, जो उनको पहले मिल रहा था अब अभी नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है ही कि वो उसे रिजेक्ट कर दे, उसमें संशोधन भी करा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है, अगर लगता ठीक नहीं है तो उसको वो बिल को एक्ट को कैंसिल कर सकता है। ये तो उसके कानूनी बात दूसरी जाएगी किसानों की बढ़ाई गई। अब जैसे कि आपने अभी बताया और सारी खबरों से पता लग रहा है कि एमएसपी होने के बावजूद भी किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते ना। हेलो जी जी, आप अपनी बात। 1965 में एमएसपी लागू की गई और उसके बावजूद भी सिर्फ 6% किसान एमएसपी का फायदा ले पा रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी मंडी में सरकारी काउंटर उससे पहले ही बिचौलिया घेर लेता है, या आड़तियों ने उनको पहले फाइनेंस किया होता है और आड़ती उनको जाने नहीं देते। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। क्या किसान सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित कर पाएंगे? उनके पास में कोई सॉलिड ग्राउंड आपको दिखाई देता है कि ये कानून जो है न्याय संगत नहीं है या इसमें खामियां हैं? किन पॉइंट पे वो किन पॉइंट्स को रखेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है चलता है जो कानून बनाया वो सही है, जो विरोध कर रहा है वो साबित कर दे कानून। अगर वो कैसे कर देता है, लगता नहीं है कि किसान इसको साबित कर पाएगा कि ये उसके विरुद्ध है। अगर कोई कमी पेशी की जा सकती है, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, कोर्ट में ऑर्डर दे सकती है कि वो इस चीजों को दोबारा से विचार करें और उसको अमेंड करें, और वो ऑप्शन सरकार ने खुला रखा भी है। तो मैं तो किसानों से ये कहूंगा कि भैया अमेंडमेंट करा लो, अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, राइट वे एक्ट को कैंसिल कराना कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। कभी किसी भी चीज के अंदर हो सकती है। देखिए उसमें अभी तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गए, इसका मतलब है जरूरत के हिसाब से उनमें कभी महसूस हुई और आगे होते रहेंगे अमेंडमेंट। तो ये जो एक्ट बना है इसके अंदर कोई कमी पेशी आती है तो सरकार को फिर बाध्य करा सकता है ये चीजें दूर करो। संदेह की इसको हम लोग बेसिकली एक लीगल एस्पेक्ट ले रहे थे इसका। सुप्रीम कोर्ट अपना क्या व्यू लेगी या उसको रखेगी नहीं रखेगी, किसानों के फेवर में है या नहीं है, दिस इज नॉट दी प्रीव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि क्या ये बना सकते थे या नहीं बना सकते थे। पहली चीज, बिल तो बनाने की पावर सरकार तो है ही। हाँ जी, केंद्र सरकार बनाने की पावर तो है ही और उन्होंने बिल बनाया। केंद्र सरकार के पास पावर पूरी है बनाने की। आप यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर का 90% मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल इज विद द स्टेट्स, बट 10% जो है, और इन्होंने बहुत जो एक्ट बनाया है बहुत सोच समझ के बना है और विद इन द परव्यू रखा है। ये नहीं है कि इन्होंने दे हैव क्रॉस देयर लिमिट्स, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द एक्ट, ये मैं मान रहा हूँ कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स। लेकिन अगर देखा जाए तो एक किसान के लिए, आप एक किसान का बेसिक प्रॉब्लम समझिए। मैं किसान हूँ, मैं अगर आलू, सब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने आलू उगाया और मैं बेचने जाता हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं जाके मंडी में जाऊंगा तो उसी मंडी में जा सकता हूँ जो मेरे घर के पास है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मेरा खेत नदी के पास है तो मैं नोएडा जाके नहीं बेच सकता, मुझे जाके यहीं एक पर्टिकुलर मंडी में जाके बेचना है।
और अगर मैं आलू में डील करता हूँ तो वहां 2 या 3 लोग हैं जो आलू में डील करते हैं, और तीनों में से उनका आपस का एक कार्टेल है जो केवल एक ही आदमी मुझसे खरीदता है। तो मेरे पास क्या हो गया, आई एम बाउंड टू सेल एट ओनली 1%, which is basically wrong. I should be able to sell it in Delhi or in Noida or for that matter in गुड़गांव। मैं अगर कोई बायर है मद्रास में बैठा हुआ जो मेरा आलू खरीदना चाहता है, आई शुड बी अलाउड टू सेल इट टू मद्रास। बिल्कुल, दूसरी बात ये जो एक्ट अलाउ कर रहा है वो इस चीज को अलाउ कर रहा है। दूसरी बात ये है जो ये अलाउ कर रहा है, जो ये गलत कर रहा है वो भी है इसके पॉइंट्स। देखिए इसके अंदर अलाउ कर रहा है, दिस इज गुड अबाउट इट। कालिया जी, इसके अंदर जो कुछ बातें छोटी निकल के सामने आई जिसपे एक चर्चा चल रही है कि 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास में छोटी जोत के खेत है, यानी 2 एकड़ से कम जमीन है उनके पास में, और वो इस तरीके से वो आज भी ओपन मार्केट में ही बेचते चले आ रहे हैं। तो वो क्यों नोएडा का किसान जो है आगरा जाएगा या मद्रास जाएगा या चेन्नई जाएगा? वो नहीं जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है वहां जाने की। पहला मैं उस पे भी आता हूँ। अब होता क्या है, किसान बहुत दूसरा इसके अंदर ये जो है, जो पूरा विवाद जो हमने इसको पंजाब और हरियाणा तक सिमटते हुए देखा है, वो एक अलग मामला है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है टैक्स के रूप में वो नहीं है। जो 30,000 जो लेबर काम करती है अलाती के साथ में, वो नहीं, उस पर असर पड़ेगा इसके अंदर। जो बाकी जो अलाती का जो टैक्स है 2.5% का, उस पर भी असर पड़ रहा है इसका। तो कुल मिलाकर जो पंजाब और हरियाणा के किसान जो धान सबसे ज्यादा उगाते हैं, वही फसल सबसे ज्यादा उगाते हैं जिस पर उनको एमएसपी मिल सकता है। बाकी के राज्यों की तरह हम मुड़ के देखते हैं तो वहां पर किसान अपने अपने ढंग से फसलें उगाता है और ओपन मार्केट में लेकर चला जाता है, तो वहां पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ रहा है? जो एमएसपी का फायदा लेते आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यदि हम इसको एफसीआई की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या एफसीआई जो है वो अड़ातियों से खरीदता था या डायरेक्ट किसानों से खरीदता था? ये जो एफसीआई खरीदना बंद कर देता है, कह देता है मेरे पास बोरे साहब नहीं है, मैं कहाँ रखूंगा, या मेरे पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है, मैं कहाँ रखूंगा। तो क्या इसके अंदर एक लीगल पॉइंट जो निकल के सामने आता है वो ये आता है, क्या एफसीआई की ये बाध्यता है, मजबूरी है कि उसको खरीदना ही पड़ेगा? मैं कहता हूँ सरकार ने कहा कि आपको एमएसपी मिलेगी, टन कर दिया एमएसपी के लिए, तो क्या खरीदना मजबूरी है क्या? वो नहीं खरीदते, हमारे पास जगह ही नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे आपकी चीजें। तो क्या ये एक मजबूरी है एमएसपी पे खरीदना? एक तो ये सवाल इसके अंदर उठता है। दूसरा, छोटे किसान दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते, उससे फायदा नहीं है। तीसरा, इसके अंदर जिसमें जो सबसे ज्यादा किसान डरा हुआ कि उनकी जमीन हथिया ली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जमीन हथिया ली जाएगी, उस पर क्या लीगल ग्राउंड है जहां पर अगर किसान को ये लगे कि चाहे यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करता हूं तो मेरी जमीन नहीं जाएगी? उसके ऊपर आपके पास कोई जानकारी हो जरूर बताएं। इस बारे में ना, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये फैलाया जा रहा है कि खरीद ली जाएगी और वो उसके हाथ से जमीन चली जाएगी, ये तो आप भूल जाएं। इस एक्ट इज वेरी वेरी क्लियर ऑन इट। सपोज एक कंपनी है जो इसका 2 चीजें आप समझने वाली हैं इस पूरे एक्ट में। एक मतलब इसमें ये भी एक समझने वाली बात है, अभी जो प्रैक्टिस वो क्या कर रहा है कि मेरे यहाँ धान, मेरे पास एज अ फार्मर मेरे पास धान हुआ या सपोज गेहूं होती है, अभी आ जाएगी होली के बाद, और मैं आड़ती के पास जाता हूँ, वो कहता है इसमें नमी है, इसको वापस ले जाओ। वो 4 मेरे चक्कर लगा देगा तो मैं उस गेहूं को बेचने में प्रॉब्लम होती है। अब नए कानून में क्या हो जाएगा कि मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, वहीं वो मेरे से खरीदने आ रहा है, और अगर उसने एक जगह बनाई, सपोज उसने मेरे एक प्लॉट पे एक टेंट लगाया, या उसने एक टेम्परेरी शेड बनाया, या उसे फुल कंस्ट्रक्शन करके भी अगर कुछ चीज बनाया है, वो मेरा है, वो उसको वापस नहीं ले सकता। ही कैन नॉट टेक इट अवे। उसका इतने पीरियड के अंदर अगर वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करता है वहां पे आके, कि वो वहां लाके उसको ड्राइंग के लिए प्रोसेस करता है या एक प्री प्रोसेसिंग करता है अपने लिए, तो वो जो इक्विपमेंट है और जो है वो सारा किसान का ही है। दैट लैंड डज नॉट गो आउट ऑफ इट। यस, जमीन कोई नहीं हथिया सकता। जी हाँ, तारीख में क्या है जो आरती है, मेरी जमीन का
एक्ट के अंदर ये हाँ, लिखा है आदित्य यदि जी, आप कोई कुछ भी कहना चाह कंपनी रहे थे। इस करार को तोड़ती है तो जो उसकी मूल रकम है उसका 2.5 गुना हर्जाना उसको किसान को पे करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी अभी तक किसानों को नहीं दी गई है या फिर नहीं है। यदि नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई है, ये भी इसमें एक सवाल है। तो ये जो धमकी देखिए, स्थिति इसमें बनी हुई है, एक्ट है, इसमें एक्ट में छोटे-छोटे कहीं-कहीं इश्यूज हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा 80% to 85% ऑफ द एक्ट इज वेरी वेरी राइट इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। थोड़ा ट्वीक करने की जरूरत है, इशू मैं ट्वीकिंग। इस बीच में जो है रणपाल अवाना जी को चर्चा में ला रहा हूँ। रणपाल हाँ जी, हाँ अवाना जी, जी, हाँ जी। जिस तरीके से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और जो हमें दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा गतिरोध है कि किसान और सरकार में बातचीत हो रही है लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से भी रास्ता निकल आएगा, हल निकलेगा इस मामले का? आवाज अपनी ओपन कर लीजिएगा अवाना जी। सर स्पीकर जो म्यूट है। धन्यवाद अजय जी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे किसान संगठन गए हुए आपका हैं, स्पीकर म्यूट। कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके गए हैं। आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। रणपाल जी, जी, किसान जो कोशिश कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में डेनिस, गए आपको हुए लगता हैं, है कि ये बीच का इसका हल निकल आएगा सुप्रीम कोर्ट में जाने से? कहीं ना चलिए कहीं अवाना जी आ सुप्रीम गए कोर्ट हैं। उस पर अवाना जी, सुनवाई कर रहा है और ऐसी कोई आवाज कमेटी आपकी गठित नहीं आ करने रही की है। कोशिश कर रहा है जिससे कि दोनों पक्षों में बैठ के बात की जा सके और जो किसान जिन चीजों को लेके चल रहे हैं मुद्दों को, और एक तरफ मैं है सरकार ओपन है, अड़ी हुई हमारे है जो अपने पैनलिस्ट हैं वो अपने अपने बिलों ढंग को से इसका लेकर। यदि जवाब दे सकते हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से इसका हल निकल आएगा? सुप्रीम कोर्ट से हल होने की संभावना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर होता है जिसके खिलाफ आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अपील में आप जाते हो बार बार, लेकिन उस अपील के बाद भी लास्ट जजमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है और उस ऑर्डर को मानने के लिए सभी सरकारें बाध्य होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अजय जी आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में, वो भी कोविड समय में जब देश पूरा बैठा हुआ अपने घरों में, जबरदस्ती 3 बिल पास कर दिए कि जिससे घर से लोग नहीं निकल पाए, एमएसपी पे स्टेटस क्लियर नहीं कर पाए। जैसे कि 1965 में हरित क्रांति समय से जो एमएसपी आई थी, उस पे एमएसपी पे क्लियर नहीं कर पाए कि किस फसल पे किस हिसाब से उसका वो लिया जाएगा, कौन सी फसल पे क्या किया जाएगा। अभी जो किसान डर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से डर रहा है। जो छोटा किसान होगा उससे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? यदि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी कोर्ट में जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे चैलेंज करेगा? क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के अपने एडवोकेट होते हैं, लेकिन किसान के पास कहाँ से एडवोकेट आएगा? यदि एडवोकेट आएगा तो उसका चार्ज, अगर स्टेट स्टेट लेके जाते हो अपने सामान को बिकने के लिए, सीधी सी बात, एक खर्चा दूसरे स्टेट में जाने के लिए बड़ा महंगा कॉस्टली पड़ेगा। अगर दूसरे स्टेट में आप बेच रहे हो, पहले तो हर स्टेट का एक टैक्स होता है जो कि क्लियर है, उसमें कैसे किसान डिसाइड करेगा, सरकार कैसे डिसाइड करेगी कि जो किसान लेके अपनी फसल को आ रहा है वो फसल इसी किसान की है, उसकी क्या गारंटी है? जब वो ये चीज की गारंटी, वहन का जाने आने का जो खर्चा होगा वो किसान को करना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन चीजें लेके आएंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे इस चीज की, बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑनलाइन लेके आई। क्या किसान इतना एजुकेटेड या समझदार है ऑनलाइन पे अपने आप को इस चीज को बेच पाएगा? वहां पर कहीं ना कहीं किसान, जो छोटा किसान होगा जिसका घर ही खेती से चलता है, क्या वो ऑनलाइन में जाने की कोशिश करेगा? बड़ा मुद्दा वो जा नहीं पाएगा, उसका प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा। तो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, नहीं, सरकार को रणपाल जी, व्यवस्था है, सरकार का मानना ये सेंटर गवर्नमेंट की है, कोई व्यवस्था नहीं है, रणपाल जी, ये मैं बीच राज्यों में के आपको रोक द्वारा रहा हूँ, लागू। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। सरकार का मानना ये भी तो हो सकता है कि छोटे बड़े किसान सभी को मिला जुला के एक्ट बनाया, ये सिर्फ छोटे किसानों को ध्यान रख के तो बनाया नहीं है। तो छोटे किसान भी है, बड़े किसान भी है, मझोले किसान भी है, हर कैटेगरी के किसान है। जो ऑनलाइन जाना चाहे ऑनलाइन चला जाए, जो मंडी जाना चाहे मंडी चला जाए, जी, जो जो ओपन छोटे और मार्केट में बड़े जाना चाहे किसानों को उसको देकर जो एक्ट बनाया गया है, और यदि नहीं, यदि यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आ रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी वो तो 2 एकड़ के जो किसान से तो कोई कंपनी तो करेगी नहीं, चाहे वो लेज हो, चिप्स हो या पेप्सी, कोई भी कंपनी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो पूरे के पूरे गांव से ही तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यदि नहीं, पूरे के छोटे पूरे और बड़े गांव किसान की बात है। यदि किसी के पास 5 बीघे खेती है, क्या कोई अंदर कोई कंपनी उस किसान से किसी
प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी। हमेशा कंपनियां बड़े किसान से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, जिससे कि वो 10 फसलें एक किसान के साथ टाई अप कर सके। या छोटे किसान से बिल्कुल वहां पर भी वो एक बचेंगे लोगों से एक जाके। आपकी बात सही है, बिल्कुल एक आपकी बात सही है। एक चीज यदि वो 10 किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पूरे पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां पर उसका एक मुखिया होना चाहिए। किसी पे विवाद था कि उस गांव के सरपंच प्रधान की बजाय उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया, उसके अंदर वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। तो फिर इसमें विवाद कहाँ है फिर इसके अंदर? आप जो बिचौलिया सिस्टम की बात कर रहे हो, एमएसपी में जहां पर एक फिक्स फसल के रेट तय किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू कर दिया गया, इससे अच्छा अगर क्वालिटी पे फोकस किया जाए, उस क्वालिटी को तय किया जाए कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का इस रेट से तय किया जाएगा, तो वो ज्यादा बेस्ट है। अगर वहां पर भी वो बिचौलिया सिस्टम या एक बीच में सिस्टम ला दिया आपने थर्ड मीडिएटर, तो कहीं ना कहीं आदमी जो किसान होगा उन दो लोगों के बीच से पिस जाएगा। क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, स्टॉक बहुत ज्यादा करेंगी, और स्टॉक के ज्यादा करने से काला बाजारी होगी, और काला बाजारी होने के से वो अपने स्टॉक को इतना इंक्रीज करेंगे कि कहीं ना कहीं उस चीज का बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो कि किसान को तो वहां पर फायदा नहीं है, सवाल लेकिन आम जनता को उससे बहुत ज्यादा परेशानी पांच पॉइंट है, अभी तो 5 पॉइंट्स पे सरकार मानी है, उसमें से जो है जो स्टोरेज की लिमिट है उसको तय करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो अब ये जो मामला था जो पकड़ रहा था कि इसे ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, स्टोरेज ज्यादा हो सकती है, उसके ऊपर सरकार ने कहा है कि हम लिमिट तय कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो संशोधन के लिए सरकार तैयार हुई, जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा, उसके अंदर सारी चीजें उसके अंदर है, तो सरकार या कि किसानों तक पैसा पहुंचनी चाहिए, इनके लिए तैयार है। तो जो अभी बात हो रही थी, जिसे अभी चंद्रबाबू सक्सेना जी कह रहे थे कि संशोधन के लिए तैयार होना चाहिए, बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि बिल को पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए कि ये गलत है। यदि बिल गलत है और ये इसके अंदर बहुत सारी खामियां है तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे गिर जाएगा ये। नहीं नहीं, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो खारिज करने की बात हो रही है, वो जो इसेंशियल अजय जी जैसा वाला आप जो कह रहे हैं डाला है सुप्रीम कोर्ट वो में गिर पूरा जाएगा। एक्चुअली सुप्रीम उन्होंने कोर्ट 3 कहीं ना कहीं पॉइंट्स इस तरह के में मीडिएटर की अवस्था में आ चुकी है कि वो खारिज ही किसानों करने से तो वाले हैं। कहती है कि आप धरना दो, और सरकार से कहती है कि आप इन्हें नहीं हटाओ, क्योंकि उनके जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमें धरना देने की आजादी हमारे संविधान में दी गई है, तो वो उन्हें हटा नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों पे अमेंडमेंट करने के लिए जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो संज्ञान ले कि इसको किसी प्रकार से एमएसपी पे लिखित में गारंटी दे कि एमएसपी को फिक्स किया जाए, और जो कमीशन एजेंटों का है उसको कैसे खत्म किया जाए, उन चीजों पे क्लियर करे। और यदि हम फसल लेके जा रहे हैं तो फसल में जैसे आपने कहा आलू, आलू की जो फसल है, आप देखो आज की रेट में हम कहा, और एक मॉल में जाके उसी चिप्स के रेट आलू के जो होते हैं क्या कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। उन चीजों का स्पष्ट यहाँ पर क्लियर करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप कहते हो कि कंपनी होगी, कंपनी की स्टॉक को लिमिट कर दिया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10 कंपनियां नहीं बना लेंगे, और उन 10 कंपनियों में फिर स्टॉक करेंगे, कहेंगे कि हम अपने पास स्टॉक नहीं करें, 10 कंपनियों के पास। बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर स्वयं भी हो सकते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड सर्कल को वहां बनाएंगे, स्टॉक होगा, फुल काला बाजारी होगी, कहीं ना कहीं आम जनता को इससे त्रस्त होना पड़ेगा। और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी पार्टी के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियों के बीच में रिटर्न में तय किया जाएगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज आवाम कौन में नहीं। करेगा? क्या किसान 5 बीघे वाला 5 बीघे वाला तय कर पाएगा क्या? आ रही है, और बस ये है कि सरकार ने उसको थोड़ा सा अमली जामा पहना दिया कि सर भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते आ रहे थे, बड़े बड़े किसान करते आ रहे थे, आप चलो ठीक है, आप जरूर कानून के दायरे में आ जाओ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानून के दायरे में लेकर आए, तुरंत एकदम से आम किसान क्या करता था? सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, सबसे ज्यादा इस देश में किसान आत्महत्या करता है। अवाना जी, महाराष्ट्र में तो कोई साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटा किसान है जिसको लाने अपनी फसल को लाने ले जाने की प्रॉब्लम है, अगर उसकी मंडी के भाव अपने खेती में मिल जाते हैं तो क्या बुराई है? आज सुनिए, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आपके बाग बेचने के लिए बाग वाला पहले ही सारा देख के तय करके चला जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आज की स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बाग वाला देखता है, आता है, आम लेके जाता है। हमारे को कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है किसान को एमएसपी की रिक्वायरमेंट है। मेरा ये मानना है, मैं आप लोगों को सुन रहा था, प्रोडक्शन निकलना चाहिए। इसमें एमएसपी क्या है? एमएसपी कुल 23 फसलों पे लागू है। हमारे देश में कुल 23 फसलों पे एमएसपी लागू है, मात्र 23 फसलों में। और एमएसपी के रेट जब उसकी बुआई होती है उससे पहले तय कर दिए जाते हैं
और उसी हिसाब से किसान, जो कि पंजाब का और किसान या अभी किसी भी देश का किसान, उसी हिसाब इस से फसल एक्ट के लेता है हिसाब कि से वो एमएसपी के रेट से कम बेच सके अपनी फसल को। और चलिए अरवाना जी, इसका एमएसपी सिर्फ सरकारी पे तैयार है, प्राइवेट पे नहीं है एमएसपी। तो इस वजह से जो 23 प्रोडक्ट आप बात कर रहे हो उस पे एमएसपी नहीं है, सिर्फ सरकार को अगर बेचेंगे तो एमएसपी है। सही बात है, प्राइवेट के बिल्कुल साथ करेंगे तो हमें हवा में दाम तय करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सही बात किसान हमेशा उसमें मारा जाता है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिलती। देखिए, बार एमएसपी काउंसिल जो ऑफ है दिल्ली ने भी यही बोला है यही सपोर्ट प्राइस है, कि ये जस्ट सपोर्ट प्राइस, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव भी ये फिक्स नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेटिव इतने कोर्ट में आलू में बिकेगा ही बिकेगा। मेरा ये कहना है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी, उनके चेयरमैन ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये फार्म एक्ट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में एप्लीकेबल है टिल डीएल लेवल. It is not applicable on civil courts. It is not वो applicable गलत है। on vicarious liability. It is not Criminal court applicable on the also. damages. And this is why हटना चाहिए, specifically the lawyer चेंजेस fraternity, चाहिए, the जैसे new ये वाला lawyers, चेंज है, चाहिए है। their livelihoods are getting impacted. The session courts are getting impacted. The high courts are getting impacted. So I agree with Shada ji as well that Kisan Ayog should be there, but as long as they are giving MSP on a private vendors, ensuring that civil courts are applicable and not administrative courts, and at the same time, it is also very important to ensure that SEBI is also included. Security and exchange industry should also be part of the Farmers Act so that they can take care of the shell companies, they can take care of the FDIs, and they can secure the nation's sovereignty. This is what I would like to add on. Yeah, very valid point, very valid point. आदित्य जी, जो कोर्ट की प्रक्रिया है, इस कोर्ट की प्रक्रिया को इतना फास्ट आपको करना पड़ेगा कि एक जजमेंट की डेट तय करनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, लिमिटेशन फिक्स करनी पड़ेगी कि 4 महीने के अंदर उसमें जजमेंट आना चाहिए 3 महीने। यदि ये तारीखों में चलता रहा, किसान का मान लो 50,000 रुपया और वो 50,000 रुपए के लिए 50 जीत गया, तो किसान का कहीं ना कहीं शोषण भी हुआ उस चीज के लिए। तो उस चीज के लिए अगर सिविल कोर्ट में आप जा रहे हो तो उसकी डेट फिक्स कर दो, टाइम फिक्स कर दो कि इतने मंथ के अंदर वो जजमेंट होना ही चाहिए, इफ एनी कॉस्ट। यदि इस बिल्कुल प्रकार का फास्ट जजमेंट होना आएगा, चाहिए, सही कह रहे हैं। आम किसान जो छोटा किसान होगा वो हमेशा पिसेगा और पिसता रहा है पहले से भी। तो इसको संगठित रोजगार का दर्जा क्यों नहीं दे दिया जाता, इसको व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया जाता, ताकि इसकी सुनवाई हो, इसको एक पूरा एक रूप और अमली जामा पहना दिया जाए। ये जितनी भी हो रहा है इसमें आधे से ज्यादा बिचौलियां हैं, क्योंकि मैंने एक कन्वर्सेशन सुनी थी, बहुत ज्यादा ये भीड़ हो रही थी, तो उसमें एक आदमी ने अपनी बात कही, कहता है किसी पत्रकार ने उससे सवाल पूछा, तो कहता है कि ये जो बिचौलिया होते हैं ये हमारे एटीएम होते हैं। जब हम अपने फसल को उगाते हैं और हमें कभी भी जरूरत पड़ती है पूरे साल में, क्योंकि भाई किसान का तो जब फसल होगी बेचेगा तब तो पैसे आएंगे, तो वो जो बिचौलिया होते हैं वो इनके संपर्क में होते हैं, टाइम टू टाइम इनको पैसे देते रहते हैं। तो वो जो कृषक है उसके लिए जो बिचौलिया होते हैं ये एटीएम का काम करते हैं, और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं इसमें से कृषक कम बिचौलिए ज्यादा है, क्योंकि इनका रोजगार मारा जाएगा। कंपनियां किसानों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर किसानों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को बीच में बिचौलिया लेने पड़ेंगे, और वही जो स्टॉक का सिस्टम है, बिचौलिया का जो सिस्टम है कि बिचौलिया उस फसल को किसान से किस रेट पे लेगा कॉन्ट्रैक्ट में, और उस कंपनी से किस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उससे बात करेगा, कहीं ना कहीं बिचौलिया सिस्टम फिर लागू हो गया। शादा जी, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत में हूँ, बस मैं कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि फार्मर्स एक्ट अगर एमएसएमई के अंडर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें विद इन 2 months ऑफ गेटिंग दोस रेलेवेंट फंड्स दे कैन प्रोवाइड अंडर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्ट। पहला चीज तो ये, किसान क्रेडिट करके एक वो है इनका ऑप्शन, जहां 4% पर एनम के हिसाब से इनको लोन देने का
वो है, दैट इज ऑलरेडी इन बिल्कुल प्लेस। बिल्कुल सर, लेकिन लेकिन जानकारी ये नहीं है ना, वही तो मैं नहीं, कह अब रही हूँ आप कि देखिए, इन लोगों की अभी जहाँ ट्रेनिंग ये लोग फंसे हुए प्रॉपर हैं होनी इज एट चाहिए। अ प्लेस वेयर दे आर पेइंग मोर देन 36% नहीं शारदा पर दीदी, एनम। प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई सर्कुलर शासन आदेश हाँ, पारित नहीं अब किया कि इस ट्रेनिंग की तरह के बात आई, एमएसएमई का ट्रेनिंग निर्णय कैन करना लिया ओनली जाएगा। चाहिए, बी कहीं इम्प्लीमेंटेड। करना कुछ चाहिए। देखिए, ये जो ऐसी आंदोलन गवर्नमेंट को क्या चल रहा है ना, जल्दबाजी थी? नहीं नहीं, सरकार तो ऐसे सुनिए क्या सुनिए, जल्दबाजी थी कि कोई 3-3 जल्दबाजी बिल नहीं पास थी कर ये। दिए? अरे नहीं, उन्हें कोई प्रॉपर जल्दबाजी प्लानिंग नहीं करनी थी, चाहिए कोई थी, प्रॉपर जल्दबाजी नहीं कानून के थी। बारे में पता होनी चाहिए थी ये देखिए, कि तो ये कानून जो के ये दायरे तो के बहुत लेट हो उन्होंने गया इतनी मेरे सुनिए हिसाब जल्दबाजी में से। यहाँ सुनिए पर लेके आए इसको 3-3 और बिल 10 और साल वो भी पहले आ कोविड जाना समय चाहिए में। था, 20 साल किसानों को पहले। सुनने सुनिए, का मौका कोई भी नहीं दिया कि जल्दबाजी नहीं किसानों है। के ये बारे में तो I बात करें। request कांग्रेस अपने I टाइम पे लेके request आना चाहती थी, I वो request for बीजेपी ले आई, respect the बीजेपी speaker ले आई। कि एक एक करके मंच में बात करें। आई रिक्वेस्ट फॉर रिस्पेक्ट द स्पीकर। तो पहले मैं शारदा जी को उनकी बात रखने के लिए का मौका देना चाहूंगा, फिर मैं माननीय रणपाल जी के पास आऊंगा, एडवोकेट रणपाल जी की वो अपनी बात रखें, और अगर क्रॉस कॉन्वर्सेशन हो फिर किसी की तो बात पे मुद्दे कर मुद्दे देंगे। भटक जाएंगे। तो जी मैं जी। चाहूंगा जी शारदा दीदी प्लीज। देखिए, ये कोई एकाएक लाया गया नहीं है कानून। ये इसकी प्रक्रिया पिछले सरकार में भी हो रही थी, वो नहीं ले पाई, और ये बीजेपी सरकार लेके आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खामियां हैं तो खूबियां भी है। मैं एक चीज के ऊपर ध्यान आप लोग का लेके आना चाहती हूँ। ये अगर आंदोलन हो रहा है और बहुत बड़े और विश्व स्तर पे हो रहा है, जिसकी गूंज हर एक कोने पे गई हुई है, तो इसकी वजह से मुझे एक फायदा दिखाई दे रहा है कि छोटे से छोटा किसान बहुत अलर्ट हो गया है, कि उसको अब वो जागने लगा है कि उसके अधिकार क्या थे, क्या हैं, या क्या होने वाले हैं, क्या खूबियां थी या क्या खामियां थी, और अगर खामियां थी तो उससे उबरना कैसा है। मुझे ये जागृति वाला मैं तो आंदोलन कहूंगी भाई, कि मेरा किसान जाग रहा है। वो जो अधिकार उसको नहीं पता थे वो भी अब पता चलने लगे, और टेक्निकल इतनी जानकारी हो गई है कि ऐसा नहीं है, बहुत दूर दराज के किसान भी अपनी टेक्निकल ज्ञान के द्वारा अपने उपज को बेचने के लिए कतई पूरे मार्केट उनके लिए इतना उपलब्ध हो जाएगा इस कानून के द्वारा, कि वो जानते हैं कि उनके, देखो हर आदमी अब जागृत है सिर्फ टेक्निकल ज्ञान की वजह से। तो मेरा ये किसान जो भी है इस आंदोलन से एक बात तो है कि जाग गया है कि उसके अधिकार क्या है, उसको एमएसपी के लिए लड़ना है कि अपने उपज के लिए लड़ना है, कि अपने आलू के लिए लड़ना है, कि अपने गेहूं के लिए लड़ना है, और अपने उस उपज को वो किस बाजार में लेके जाएगा अब उसको बहुत और अच्छे से पता चल गया। रणपाल जी। इसमें यहाँ मैं थोड़ा सा एक नहीं शारदा दीदी ठीक कह करना रही है कि अब चाहूंगा। किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो गया, समझदार भी हो गया। और जब ज्यादा जागरूक और समझदार हो गया तभी तो दिल्ली का चारों तरफ से घेराव करके बैठा हुआ है। कोई यदि बात वो नहीं, वो जागरूक और अधिकार है। समझदार नहीं होता तो एमएसपी की बात नहीं करता। वो ठीक समझदार है, और जागरूक नहीं होता तो बिचौलियों की बात नहीं करता। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं करता। वो काला बाजारी की बात नहीं करता। वो स्टॉक की बात नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार हो गया। आज पूरा दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से ब्लॉकेज है, और गवर्नमेंट बिल्कुल आरंग के साथ रिलैक्स तरीके से बैठी हुई है। कहीं भी ये नहीं बिल्कुल कहते कि हम कतई नहीं बैठी, अध्यादेश पे कतई नहीं बैठी। जो बिल पास हुए हैं इस पे कुछ करने वाले हैं। कहते हैं हाँ बात करेंगे, 15 दिन का टाइम देते हैं, 7 दिन का टाइम देते हैं। पिछले 1 महीने से लगातार किसान, और वो भी दिसंबर के महीने में सर्दी में ठिठुरता हुआ बैठा हुआ है कि सरकार हमारी सुनवाई करे। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश का किसान 1 महीने 3 महीने लगभग दिल्ली में बैठ के गया और सरकार ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन अब की बेर किसान जाग गया है। वो कहीं ना कहीं एमएसपी पे, जिस एमएसपी की आप बात करते हो लिखित में लेने की बात करता है, जो आज तक के में लिखित नहीं है। आज तक जब से देश आजाद हुआ एमएसपी कहीं लिखित में केंद्र सरकार द्वारा पास नहीं किया, सिर्फ राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था बनाएगी, उसमें तो चाहता है कि लिखित में हो। तो एमएसपी कितने उस पे है, प्रोडक्ट पे है, कितने प्रोडक्ट पे है, और एमएसपी पे ही क्या बिक जाता है? कतई नहीं बिकता। आप हम लोग मंडियों थोड़ा की सा हालत जाके देखिए। लीगल से बाहर जा रहे हैं अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। लीगल से तो जा ये रहे हैं, लेकिन सर इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर आपको वाकई में लीगल पॉइंट आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एज ए समाज सेवी मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपको किसान की अगर दुर्दशा को सही करना है तो मंडियों को भी सुधारिए, क्योंकि मंडियां बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। बिल्कुल, मेरा थैंक यू अपना मैम। विचार ये है कि एडवोकेट ये जो संदीप कालिया एक्ट जी, है योर उनका रिबटल ग्रेड प्लीज। सिस्टम भी बनाना होगा साथ में, रणपाल कि जी, जो क्वालिटी के ऊपर मैं वहां के चाहूंगा कि बिचौलिया करते एडवोकेट हैं संदीप एमएसपी कालिया जाके, जी रिस्पॉन्ड उस करें। ग्रेड सिस्टम को भी बदलना होगा। इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि एक बात यह है कि ये बहुत जल्दी में बना नहीं है, इसको 40 साल पहले आ यस जाना चाहिए था, यस। और 40 साल या 50 साल लेट आ रहे हैं, पहली चीज।
दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो छोटा किसान है और या जो सरकार को इस एक्चुअल पे किसान बहुत है सोचना पड़ेगा। वो ये सोच यदि ये रहा है काला कि बाजारी होती है, लेके स्टॉप होती जाने है, के इसके ऊपर एक ऐसा बावजूद कानून व्यवस्था मेरे लानी होगी, लिए कुछ नहीं कानून आने वाला। बनाना होगा। जल्दबाजी में नहीं सोच के, यदि इस स्टॉक से ज्यादा आप रखते हो तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि एक ही व्यक्ति 10 फर्जी कंपनियां बनाता है और इसेंशियल फिर वो 10 कमोडिटी कंपनियों में पहले फर्जी पूरे स्टॉक हटाओ करता उस है, कानून तो को। उनके जो खिलाफ क्या अमेंडमेंट कार्रवाई आया है ये होगी, अमेंडमेंट हटा मैं दो, चाहूंगा पूरा ताकि पूरा काला ये बाजारी पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। जी, मैं चाहूंगा धनपाल जी, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एडवोकेट संदीप काले जी अपनी बात रख पाए और एडवोकेट चंदा बाबू सक्सेना जी उसे रिबटल दे पाए। संदीप जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात प्लीज तो गो मैंने अहेड ये सर। कही है 40 साल पुराना हो जाना चाहिए था, लेट हुआ, बहुत लेट हुआ। जब भी आए चलो देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में किसान जागरूक हुआ है, किसान हमेशा से जागरूक रहा है। ये कहना, मैं खुद किसान हूं, मैं जानता हूँ कानून में और वैसे भी, लेकिन वो आज तक जो मंडी वाला बिजनेस है इससे बंधा हुआ था और इसमें ऐसा फंसा हुआ था, इस जैसे कहते हैं ना कि सांप की नगल उसमें फंसा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता चुंगल में। अब उसको एक ऑप्शन मिला है बाहर निकलने के लिए। और इसको, और जो आज भी जो ये आंदोलन हो रहा है, एक किसी सही किसान से अगर आप पूछेंगे तो वो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं होगा। वो यही कहेगा कि जो हो रहा है कुछ कुछ चेंजेस चाह रहा है और कुछ गलत हो रहे हैं, वो हम जैसों को देखना है कि वो जो गलत हो गया है वो ना हो। जैसे जो इसेंशियल कमोडिटीज वाला एक्ट है, ये मेरे हिसाब से पूरा का पूरा ही जो अमेंडमेंट है, एक्ट तो नहीं लेकिन जो अमेंडमेंट है ये पूरा हट जाना चाहिए। एमएसपी की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, हमने किसानों का देख लिया है, शुगर मिल्स के साथ क्या हो रहा है, एमएसपी वाला गेम ही हो रहा है ना। और कौन सा गन्ना किसान आज की तारीख में खुश है? हमारे पड़ोस में मेरठ है, कितने वहां गन्ना किसान है जो खुश हैं, अब लग गया है, कर रहे हैं, बस फंसे हुए हैं। उन्हीं पास ऑप्शन आ जाए ना इधर उधर बेचने की, तो वही आपको बता देंगे कि ओपन, लेट देम ओपन मार्केट यार, जाने दो जहां जहां के बेचना चाहते हैं। आज हम लोग कहते हैं थैंक यू। इलाहाबाद का अमरूद खाना है, इलाहाबाद से आता है यहाँ पे, लेके कौन आता है? बिचौलिए लेके आ रहे हैं। किसान जब थैंक भेजेगा यू। तो आप देखो ना। थैंक यू। मैंने सुना है थैंक यू हरियाणा में एक एडवोकेट काले किसान जी। है अपने अमरूद ऑनलाइन बेचता है, 300 रुपए किलो अमरूद यस, बिक रहा हाँ, है, करेक्ट। क्योंकि उसके पास वो जी, अब मैं वैरायटी आ गई है। उसके पास वैरायटी जो आई है वो उससे आई है क्योंकि लोगों ने उसके पास आए हैं। आज की तारीख में जो ग्रोथ हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अनाज को बेटर होना है, आड़ती कभी बेटरमेंट नहीं लाने देंगे आपको। आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज को किसानों के पास जाके उनको ये कन्विंस करना कि फलानी वैरायटी उगाओ, पॉसिबल नहीं है। वो थैंक यू क्यों सर। कर मैं पाते हैं चाहूंगा क्योंकि कि वो छोले को बीच में जाते हैं। एडवोकेट सक्सेना इसका रिस्पॉन्स दें। एडवोकेट सक्सेना जी। धन्यवाद। मैं काले जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं और जहां तक मैं समझता हूं कि कई दशकों से किसानों की ये डिमांड थी कि एग्रीकल्चर पे रिफॉर्म्स लाए जाएं और वो इसी ये डिमांड थी कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट थे वो उनको सूट नहीं करते थे, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे थे। और अब सरकार उनको लेकर आई है, अगर हम हर चीज पर संदेह पैदा करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। अब सरकार ने किसानों के लिए एक मार्ग और खोल दिया, आप एमएसपी में बेचना चाहो तो बेचो, नहीं बेचना चाहो तो आपको ज्यादा दाम मिलते हैं मार्केट में बेच दो, कोई पाबंदी तो है नहीं, किसी स्टेट के अंदर जाकर बेच दो। अगर वो नहीं जा सकता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपके घर से आकर खरीद रहा है, आपको फार्म से आकर खरीद रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, वहां कोई नुकसान नहीं है, पंजाब में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है। तो ये संदेह कर लेगा कि खेती पे कब्जा कर लेगा, ये तो एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। अब ऑफिस वाले सब खरीद रहे हैं टमाटर, बिक रहा है, व्यक्ति नहीं खरीद रहा क्या? मैं नोएडा में रहता मैं हूँ, चाहूंगा मैंने यहाँ देखा है, अभी जब आलू 40 रुपए किलो था तो किसान अपने बुग्गी के अंदर, भैंसा बुग्गी के अंदर भर के ला रहा है, ट्रैक्टर के अंदर भर के ला रहा है, 20 रुपए किलो बेच गया वो, तो उसका खुद बिक रहा है, लाइन लगा के बिक रहा है। उसमें क्या हुआ कि किसान भी खुश है और परचेजर भी खुश है। उसको 40 रुपए वाला माल 20 में मिल गया और उसको किसान का मंडी में 10 रुपए में बिक गया, उसको 20 रुपए में मिल गया और कैश मिल गया, तो वो दोनों खुश है। तो सरकार ने यही सुविधा दी है कि आपकी जो प्रोड्यूस है आप कहीं भी जाके बेचिए,
आपके पास ऑप्शन है, अगर नहीं बाहर बिकती है तो सरकार उसको एमएसपी पे ले रही है। अब लेकिन हम अगर हर चीज में संदेह करना चालू करके धरना प्रदर्शन कर देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे, देश को जाम करके रख देंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बिल्कुल प्रदर्शन करने का अधिकार, लेकिन हम किसी दूसरे के अधिकार को छीन करके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे तो वो गड़बड़ है। अब ये मैं चाहूंगा एडवोकेट रवाना इस पर रिवर्ट कर दें। क्या पहले बेचने पे किसी प्रकार का प्रतिबंध था? जो ओपन मार्केट है, क्या पहले वो बंद थी? क्या इसी कानून में जो बिल आए हैं, क्या इन्हीं कानूनों में खुला है कि आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो? क्या पहले ये चीजें नहीं थी? और सड़कों को आप धरना प्रदर्शन की बात करते हो, तो हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसके लिए कौन सी जगह? सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सीधा डायरेक्शन किया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इन्हें जबरदस्ती वहां से नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट को आखिर संज्ञान क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हवाले से आपकी बात काट के एक मिनट कहना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, बंधक बनाने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सड़क घेरिए तो पुलिस का काम है। अब सरकार सख्ती नहीं करती, बात अलग है। मेरे अधिकार छीन करके आपका फंडामेंटल अधिकार कभी नहीं मिल सकता, ये तो बड़ा क्लियर है। अब सारी सड़कें जाम करने के बाद, पूरे देश को जाम करने के बाद अपने बात को मनवाना इससे ज्यादा लिए, ये गलत है। आप मैं चाहूंगा शारदा जी से पहले लेकिन एडवोकेट रीना राव जी रिवर्ट। बोलिए मैडम। मेरा तो यही मानना है कि इसमें जो 2-3 बातें हैं जो संशोधन की जरूरत है। एक तो यही कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पूरा ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसको रद्द कर देना चाहिए। दूसरा एमएसपी फिक्स करना चाहिए, क्योंकि मिडिलमैन अभी गया नहीं है, मिडिलमैन बड़ा वाला मिडिलमैन आ गया है, अभी गया नहीं है, तो किसान तो बेचारा पिसेगा। तो इसलिए एमएसपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आनी चाहिए ना। किसी दिन किसी वर्ष अगर सरप्लस आपका खेती हुई तो आपको वो कम रेट देगा, तय होने के बाद भी बोलेगा मैं ले नहीं सकता। जब ओरल एग्रीमेंट है, कोई वर्बल रिटन है भी नहीं कुछ, और एमएसपी फिक्स्ड नहीं है, खरीदेगा जो कॉर्पोरेट है वो खरीदेगा। किसान की अगर एमएसपी तय नहीं होती है तो किसान अपना प्रोडक्शन कैसे निकालेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैडम एक छोटी सी बात, हमारे कोर्ट को मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा कि सिविल कोर्ट को राइट मिलना चाहिए किसान की बात करने। वो माना मैडम, सरकार ने कह दिया है कि आप रेवेन्यू कोर्ट के बजाय सिविल कोर्ट में भी जा सकती हैं, उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा मार्ग खोल दिया है। नहीं अभी नहीं, अभी वो एक्ट अभी नहीं हुआ डिस्कशन में है, अभी गैजेट में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या किसी कोर्ट के अंदर कहीं लिखित में है कि आप सिविल कोर्ट में जाके कहीं अपील कर सकते हैं? जो कोर्ट वाला होना चाहिए सर, हमारे देश में जो डॉक्यूमेंट है ना वो नहीं निकलते हैं, यहाँ तो रिटन आर्गुमेंट होता है जो भी होता है। सर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा एमएसपी पे, कि एमएसपी जो भी होती है, अगर मैं एक किसान हूं, अब मेरा मौसम आ रहा है गेहूं लगाने का, एक बायर मेरे पास आता है, वो ये कहता है कि आप एक्स वैरायटी लगाओ और मैं आपको 100 रुपए दूंगा, क्योंकि एमएसपी वगैरह सब जो होती है ये मेरे लगाने से पहले की बात होती है, मेरे जब मैं बोऊंगा उससे पहले की बात है। मुझे एक आता है, वो कहता है गेहूं लगाओ एक्स वैरायटी की, इतने में एक और मेरे पास बायर आता है, वो कहता है आप टमाटर लगाओ वाई वैरायटी का, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक्स वैरायटी लगाता हूं, मैं 100 रुपए मुझे प्रॉफिट होगा, और वाई वैरायटी का टमाटर लगाता हूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैं उसको कहूंगा तू जा यार, मैं टमाटर लगा रहा हूँ, मेरी मर्जी हो गई ना। आज की तारीख में ये सब नहीं है, एमएसपी सब मैंने लगाना है, मेरे उससे पहले मुझे बता दिया कि गेहूं 710 रुपए बिकेगा, तो मैं तुम्हारा 710 रुपए में खरीदूंगा। मुझे लगा मैंने नहीं लगाना, मैं तो यहाँ चना लगाऊंगा, मैं चने लगा जाऊंगा। ऑप्शन बिफोर एवरीथिंग, एंड दैट ऑप्शन इज एमएसपी इज बिफोर, नॉट कि मैं आज खरीद के मैंने गेहूं अपने हाथ में ले लिया, जब मैं बेचने गया तो 710 का रेट है, नहीं, ये रेट होता है पहले, फिर उसी हिसाब से मैंने अपना ग्रोथ करनी है।
तो ये एमएसपी Shada ji, would you एमएसपी का like to जो add है ये anything? शोर ज्यादा है, लोगों को इस चीज की समझ कम है। एमएसपी इज फ्री। मैं उगाना चाह रहा हूँ, उससे पहले मुझसे कहा जा रहा है ना कि तुम आलू उगाओ या गेहूं उगाओ या टमाटर उगाओ। उस हिसाब से जो मेरे पास टमाटर संदीप जी, लेके आ रहा है संदीप कि आप जी, एक्स वैरायटी ऑफ टमाटर सुनिए उगाओगे। सुनिए सुनिए, मैं हाँ, यही बोलना चाह रही हूँ कि जो एमएसपी है, सरकार को एक मिनिमम सपोर्ट लगाना चाहिए, जो भी एक्स वाई जेड जो भी वैरायटी फर्क है ही नहीं पड़ता उसके मैडम, बेसिस फर्क पे, नहीं क्योंकि पड़ता। जो आप एक चीज क्रॉस समझो, प्रोडक्शन है, अरे आप एक चीज समझो, अब अरे आप सरकार एक ने, चीज अब समझो, सुनो सुनिए मेरे सुनिए, को पहले एक मेरी चीज बात तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट। 1 सेकेंड मैम। मेरे खेत लगाने से पहले आपने कहा कि मैं आप ये मेरे टमाटर लगाओ, मैं आपसे 100 रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगी। तो अब मुझे मालूम है कि मुझे 100 रुपए के हिसाब से ये खरीदी जाएगी, तो मैं उसके अंदर जो इनपुट डालना है वो मैं हमेशा 80 रुपए तक का इनपुट डालूंगा, 100 रुपए में बेच दूंगा, खत्म हुआ। एक बात तो मेरे सुनिए, खेत जब में मिल रहा है सरकार तो ने 100 रुपए मिल रहा सरकार है। ने सरकारी उस पे एमएसपी लगा रखी है, तो प्राइवेट वालों पे एमएसपी लगाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे सेम जो सरकार 50 आइटम है जिसपे प्राइवेट आपने वालों पे एमएसपी कर रहे हो, बाकी जो नहीं 200 आइटम है नहीं, उसमें तो है जो ही नहीं ना। सरकार जिस पे सरकार ने लगा रखी है, जिसपे 6% का होता है, अगर सरकार वही एमएसपी सब पे लगाती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो मैडम, किसानों का भला ही हो जाएगा अब ना आप कि मेरे कोई को मैडम एक चीज समझाना, मेरे को एक टमाटर है जिसकी एक पर्टिकुलर वेराइटी है, हम लोग भी कहते हैं देसी टमाटर और बॉम्बे वाला टमाटर। बॉम्बे टमाटर 30 जो रुपए भी बिकता है वैरायटी और है उसका नॉर्मल फिक्स कर दो। मिलता है, उसमें वैरायटी चेंज हो गई। तो कौन फिक्स वैरायटी की करेगा कि एमएसपी टमाटर 20 हिसाब रुपए होनी किलो चाहिए। होगा? गवर्नमेंट कह देगी हाँ टमाटर खरीदो, सरकार तय करे, सरकार फिक्स करे एमएसपी, और जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट पे एमएसपी सरकार है, फिक्स करे। एमएसपी एक और चीज है। एमएसपी इज अगर हम इसको लीगली देखें तो एमएसपी इज अ पॉइंट ऑफ स्टेट, नॉट ऑफ द सेंटर। तो हम एमएसपी पे जाए क्यों इसको लेके? एक्ट इज ऑफ सेंट्रल एक्ट, एमएसपी इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये बन जाएगा एक्ट स्टेट बनाए एक्ट। सेंट्रल हम एक्ट, कहेंगे कि आप अभी स्टेट अभी मैटर सेंटर में डाल रहे हो। संदीप जी, अभी जो एक्ट बना है ये सेंट्रल एक्ट बना है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ठीक है? तो उसमें एमएसपी जरूर आनी चाहिए। एमएसपी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, let it be with the state Let's only, move na? on. Let's move on, sir. Let's move Let's on move with the on. topic. Yeah, let's talk about the more important concern in terms of shell companies. We are open to prone fraudulent activities. One of the hypothetical scenario is somebody takes contract farming land on loan, and A gives contract farming to B, and then B takes a loan from bank based on the agreement signed by A. Now, this agreement first, is only applicable on the jurisdiction based on administrative code and not civil code, which is one concern. Second, Yeah, that is a concern that should also be tweeted कि courts should be allowed. वो तो हम मान रहे हैं। yes. Second, sir, once the loan is being defaulted, because if the agreement was done between A and B, the bank or C has a right to seize the land No, 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 and no, then no. later auction the land. Land पे कुछ नहीं हो सकता. It is very clear in the act. You जमीन को cannot put But land on the as collateral. That land is not as coming per the collateral. administrative code, that decision No, 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 currently, no. sir, They as per cannot the do anything administrative on code, that the. decision is This is very based. clear in the act. I understand, sir, what you're saying, but because the law is not active and the CRPCs are not active, only section 420 can be activated, When and nothing that on can my only be done land when can the be. FIR is filed. You cannot have any agreement which takes away my land is invalid. खत्म, वो allowed ही नहीं No, है. sir, I I cannot understand. put my land on. If सर the loan is taken, लैंड की तो बात ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लैंड की तो बात ही नहीं है, लैंड तो अलाउड ही नहीं है। allowed ही नहीं है. It's not a part of it. You cannot have land in that agreement. Land के ऊपर कुछ नहीं होगा. अगर आप आगे उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करोगे, that is mine. It is not yours. यस यस एकदम। So, in that case, sir, the point is very valid. बिल्कुल नहीं बनती है तो वो बार-बार क्यों लोगे? अगर मैं विजिट टाइम में भाटे में आता तो मान लो। See, I would like to counter on this.
if a construction has been done on land by B and A becomes the owner of that construction, then at नो the नो नो same नो, time, जो if the फार्मर है ही इज ओनली द ओनर ऑफ इट। जो कंस्ट्रक्शन हुई, मैं फार्मर हूँ, जो अगर मेरे फार्म पे आपने कुछ कंस्ट्रक्शन की वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। मैं आपकी Yes, बात yes. मान गया सर, मैं आपकी बात मान गया कि अगर मान लीजिए मैंने आपके फार्म पे कंस्ट्रक्शन करा हाँ। और कंस्ट्रक्शन आपका हुआ क्योंकि आपके लैंड पे कंस्ट्रक्ट हुआ, तो इसी केस पे आपके लैंड के बेसिस पे अगर मैं लोन लेता हूँ तो वो लोन भी आपको डेट लोन कोई नहीं दे रहा ना, आपको कोई लोन नहीं दे रहा, उसके लैंड के बेस पे आपको कोई लोन नहीं दे रहा। यूपी पे बटाई सिस्टम होती है, और अगर कोई बटाई वाला अपना नाम लिखा देता है कि मैं काम कर रहा हूँ, कब्जा उसके हाथ में, तो उसके नाम हो सकता है लैंड? नहीं हो सकता। लैंड के नाम हो नहीं सकता, बटाई लैंड की है, लैंड की नहीं है। भाई, वो चल रही है, बट वो शुरू नहीं था। आपने कब्जा उसका फार्मिंग नहीं नहीं नहीं, कब्जे वाला नहीं है। देखिए मैं आपको मेरा लैंड है, मैंने उसको, मैं वहां रहता नहीं हूँ, तो मैंने किसी को दे दिया उसको बटाई पे, तो लैंड नहीं लैंड नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मैं बटाई में नहीं दे रहा। Okay, so now sir, let's talk about MSME introductions on these Farms Act. MSME is currently allowing manufacturing and services to be included. Yes. If corporate farming or contract farming is enabled, why do they come under MSME? And MSME takes care of the cognizance, because once it goes under Ministry of Micro and State Finance, Economic, it automatically comes under civil procedures. That is for future to work on it. Na? Presently, MSME is not been included in this act. Na? This is the topic I would like to take put into the act, और उसका फिर वर्कआउट करना पड़ेगा कैसे वो होगा। At present, it is not a part of the act. So, सर अगर हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में ले आते हैं तो फिर उसको इंडस्ट्री के नियम लागू होते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आना चाहिए। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो होने चाहिए, आज से 40 साल पहले हो जाने चाहिए थे। अंदर एग्रीकल्चर को लाना तो घाटे का सौदा है, तो घाटे का सौदा नहीं है, फायदा है। इंडस्ट्री की तरह यूज हो, इंडस्ट्री की तरह इसको अगर करेंगे तो रूल रेगुलेशन भी इंडस्ट्री की तरह ही लगनी चाहिए। नहीं, संगठित रोजगार के अंतर्गत तो लेके आना चाहिए, ताकि जो कृषक हैं उनका विकास होगा ना, बहुत विकास होगा। इसको रोजगार के उसमें लेके आना चाहिए। बट दैट इज फ्यूचर। एट प्रेजेंट वाला अगर हम लोग अभी तो लीगल व्यूज ऑफ इसी एक्ट पे कर रहे हैं डिस्कशन, बाकी गवर्नमेंट आगे क्या करती है, क्या डिमांड लगाता है, कौन सी सरकार रहती है, देखिए कि अपने आप। पहले तो ये एक बहुत बड़ी चीज उपलब्धि है कि 40 सालों से सरकारें कोशिश कर रही थी अमेंडमेंट लाने की, लेकिन ला नहीं पाई। कम से कम ये सरकार कि हम लोग अब टाइम हो गया हम लोगों का। सरकार लाई है तो क्या सही लाई है? आप इसको इंडस्ट्री में लगाना चाहते हो, मतलब किसान पे इतने सारे टैक्स लगाना चाहते हो कि अगर उसका पानी भी लगे ना खेतों में तो उस पर भी कमर्शियल टैक्स लगा बैठोगे आप लोग। उस किसान को घर पे बैठा महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर 1000 आदमी कम से कम मरता, किसान आत्महत्या करते हैं। आप उन चीजों को बढ़ाना चाहते हो कि किसान मरे इतने सारे टैक्सों में दबके। आप ये तो कहने से रियायत दी जाए, किस प्रकार से गेहूं और जो खाद है सस्ता किया जाए, आप उनको नए नए टैक्स लागू करके उन किसानों को परेशान करने की बात करते हो। आप ये चीज इस कानून में कैसे बदलाव किया जाए, इस कानून में क्या अमेंडमेंट किया जाए, आप इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे। मैं वही बता रहा हूँ। मैं एडवोकेट, मैं आप सबको ये बताऊं सर, एक मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इजाजत लेना चाहूंगा। अगर हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री सेक्टर में लाते हैं तो फिर एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल रूल लागू यहाँ संभावनाओं पे नहीं चलती, आशाओं पे चलती है। हमें संभावनाएं क्रिएट नहीं करनी, आशाएं क्रिएट करनी है।
कि अगर इंडस्ट्री में होगा तो सोचो ना कि उस चीज का रेट क्या होगा, इतने सारे टैक्स लग जाएंगे। जिस आलू की बात कर रहे थे ना 40 का 20 में मिल रहा, वो पता लगे कि रामपाल जी 40 का 60 में बिक रहा है। इतने सारे रामपाल टैक्स जी लाइबल हो जाएंगे हम लोगों पे। रामपाल जी Let's मैं आपको let's कंज्यूमर इसका राइट इजाजत थोड़ा देना चाहूंगा, जीएसटी नेगेटिव सबसे पहले मैं लगेगा, ग्रुप उसके को साथ इजाजत में देना चाहूंगा। नहीं, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। हर हर कंक्लूजन हर पे चलते हैं सर। परिवर्तन। यस 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 जी, दो मैं मिनट एक मैं चाहूंगा माफी सभी स्पीकर्स चाहूंगा। अपना दें। I'll start with and then we'll end the session. 2 मिनट में चाहूंगा कि सब अपना कंक्लूजन समरी दें, एंड आई रिक्वेस्ट कि टाइम लिमिट आप देख लीजिएगा. So I would request Advocate Reena Rao ji to come and share her conclusion summary. My conclusion is that एक तो सिविल कोर्ट होने चाहिए, MSP should be fixed, and ये जो मेनली तो यही 2-3 पॉइंट्स है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है उसको खत्म कर देना चाहिए। These are the 3 points which are very important. Thank you. I would request Advocate Ranpal Ravana ji to share his नहीं, मैं रीना conclusion. जी की बात से जी मैं रीना जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरी तरह से, और जो एमएसपी के जो रेट है, जिस चीज का एमएसपी है वो क्लियर उसकी गाइडलाइन बननी चाहिए। और थर्ड, इसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के आधार पर उसके रेट तय होने चाहिए। और जो काला बाजारी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं काला बाजारी करने की कोशिश करेंगी, उन पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ना किसी प्रकार का कानून व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि कानून के दायरे में रह के ही वो काला बाजारी करे या उस पर रोक लगा सके। और उसके लिए जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। Thank you, Advocate Ranpal Ravana ji. I request Advocate Chanda Babu Saxena ji to share his conclusion. मैं रीना राय जी की बात से सहमत हूं, और मैं भी ये चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो। और उस सबसे पहले भी किसानों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है तो अवेयरनेस की है। तो अवेयरनेस कैंप जो है फार्मर्स के बीच में जरूर चलाया जाए, उनको बताया जाए वो कहाँ अधिकार है, कहाँ उनको बेचने में फायदा होगा। अगर उसको ये रेडीमेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, भटकेगा नहीं। दूसरी बात, फाइनेंस की जहां तक बात है, जैसे कालिया जी ने कही 4% के ऊपर सरकार लोन देती है, तो फार्मर्स को समझाने की जरूरत है कि आप आरसीओ के चुंगल में ना फंसे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक से फाइनेंस कराएं, बैंक से लोन लें, बैंक सब्सिडी भी देता है उसके ऊपर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक अवेयरनेस कैंप किसानों के बीच में चलाया जाए और उन्हें बताया जाए, और उनको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है तो इस तरह के प्लेटफॉर्म खोल दिए जाए जिससे आड़तियों के चुंगल में ना फंसे। बस मेरा यही कहना है। बाकी बिल के मैं सपोर्ट Thank में you, हूं, बिल Advocate ठीक है, Chanda अगर Babu Saxena ji. हो जाए तो ठीक है। आदित्य जी का माइक लॉस्ट कनेक्शन। दीदी शारदा दीदी, आप प्लीज हाँ, कंटिन्यू आप कर दो इसको कि आपके भी जी। देखिए, मेरे विचार से तो मैंने अपनी जो राय थी ये था कि भाई किसान आयोग का गठन करके और हर जगह, जैसे कि चंदा बाबू ने कहा कि उनको एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करके उनको उनके अधिकार जो कानूनी हो या क्षेत्र के हो, किसानी हो, उन सब के बारे में उनको बताया जाए, और किसान को ये पूरा अधिकार मिले कि वो जो प्रोडक्ट वो उत्पाद कर रहा है उसको अपने क्वालिटी के अनुसार दाम तय करने का भी अधिकार मिले। धन्यवाद। Thank you, Srimati Shada Chaturvedi, for sharing our conclusion. I request Advocate Sandeep Kalia ji to share his conclusion. मेरा अपना व्यू तो ये है कि आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस 2 एक्ट्स बेसिकली। जो इसमें एक एक्ट है जो मैं चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो अमेंडमेंट ये लोग लेके आए हैं वो टोटल का टोटल हटा देना चाहिए। उसकी वो एंटायरली वन साइडेड है। मैं मानूंगा कि ये दैट इज मोर टुवर्ड्स कॉर्पोरेट को बहुत सपोर्ट करता है, और मेरे हिसाब से वो गलत है। उसको पूरा का पूरा, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि वो पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट है वो दे शुड टेक बैक। मेरे को लगता है कि पैनल को भी इस बात में ठीक लगेगा कि वो हट जाना चाहिए। बाकी जो 2 एक्ट्स हैं उसमें 1-2 पोर्शंस हैं जो रीट्वीट होने चाहिए।
those should be changed, और उसमें से एक आध सेक्शन ऐसा है जो पूरा हट जाना चाहिए। ये दो बातें इसमें हैं। तीसरी बात ये है कि एट द फेस ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट जस्ट थ्रो अवे दीज एक्ट्स, सो वो भी ट्वीक की बात करेगी। और तीसरी बात मैं एक और ये कहना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को अपने आंदोलन को रिकंसिडर करना चाहिए और इन लोगों को सोचना चाहिए छोटे किसानों के बारे में भी और मीडियम साइज किसानों के बारे में और अपनी ग्रोथ के बारे में। और मुझे नहीं लग रहा कि जो ये किसान जितना आंदोलन का बात हो रही है, ये एक्चुअली किसान क्या फायदा देख रहे हैं। ये है कि इसमें थोड़ा सा ट्वीक होना चाहिए एट सम प्लेस। इसमें भी जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनको अपने आप को रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक करना चाहिए। ये बात पक्की है कि 2-4 सेक्शंस ऐसे हैं जो उनको रिमूव कर लेने चाहिए, और एक तो एक्ट पूरा का पूरा जो इन्होंने अमेंडमेंट लाए हैं वो पूरा हटा देना चाहिए। दैट वुड बी माय व्यू। Thank you, Advocate Sandeep Kalia ji. With this said, थैंक यू। I thank you all of the speakers on behalf of Ajay Sharma ji and myself to give your time this Sunday evening. And thank you for joining on behalf of Legal Rights Organization for legal views and way forwards on Farmers Act 2020. आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूंगा समय देने के लिए रविवार को। इस बात से मैं सेशन को एंड करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।